अगला पार्ट है गतिज विद्युत वाहक बल। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर जैसे कोई एक चालक है, कोई एक रॉड है, अगर उसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं जो समय पर निर्भर नहीं करता है, मतलब समझिए एक तरह से अपरिवर्ती मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड में उस चालक को कुछ गति देते हैं तो किस तरह से उस चालक के दोनों सिरों पर एक तरह का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल जो है वो प्रेरित होता है, मतलब इंड्यूस होता है। अब जैसा आप यहाँ चित्र में डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आयताकार लूप दिया हुआ है। जो आयताकार लूप है वो क्या है, PQRS। इसमें जो ये है भुजा PQ, इसको हम लोग बाईं ओर गतिमान कर सकते हैं। जब इसको हम लोग बाईं ओर लेके जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जो x का मान है ये x के मान में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये आयताकार लूप है तो इसका जो एरिया मतलब क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणे x। जब भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये मिल गया। अगर ये क्षेत्रफल हो गया तो इसके लिए ये जो आयताकार लूप है इसके लिए जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड गुणे एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, एरिया हो गया A और उसको लिखा गया LX। ध्यान रखिएगा जब हम लोग इस भुजा PQ को गतिमान करते हैं बाईं तरफ, तो जब ये बाईं तरफ जाना शुरू करेगा तो जो ये x है इसका मान कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो x है। जब ये भुजा हम लोग यहाँ बना देंगे तो दूरी अब ये हो जाएगी x। आप देख सकते हैं पहले यहाँ से यहाँ की दूरी x थी, अब ये दूरी कितनी हो गई, x हो गई। मतलब यहाँ जो x है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अपरिवर्ती नहीं है, वो बदलते रहेगा। तो जैसे जैसे बाईं तरफ जाना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे जो x का मान है वो कम होते रहेगा। अब यहाँ पर अगर x का मान कम हो रहा होगा, जब यहाँ पर x का मान कम होगा इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लूप है ये जो लूप है अपना फ्लक्स बढ़ाना चाहेगा। हम लोगों ने इसके पहले बात किया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फैराडे लॉ में। तो फैराडे लॉ ये बोलता है कि जब कभी भी किसी लूप के अक्रॉस फ्लक्स में चेंज होता है तो वो उस चेंज को होने से रोकता है। जैसे ये लूप है, जब यहाँ पर x का मान कम होना स्टार्ट होगा तो फ्लक्स कम होना स्टार्ट होगा, और जब फ्लक्स कम होना स्टार्ट होगा तो ये लूप फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। हमने बात किया इसके पहले कि जो फैराडे लॉ है वो ये बोलता है कि किसी भी लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता है तो उसको वो कम करेगा, कम हो रहा है तो क्या करता है, उसको बढ़ाता है। लूप का यही टेंडेंसी होता है कि फ्लक्स क्या बना हुआ रहे, कांस्टेंट बना हुआ रहे। तो फ्लक्स को कांस्टेंट बना के रखने के लिए, अपरिवर्ती बना के रखने के लिए जब कभी भी फ्लक्स में चेंज होता है तो वो उस चेंज को होने से रोकता है। कौन, लूप। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग x का मान कम कर रहे हैं तो x का मान कम करेंगे तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो ये जो लूप है PQRS ये फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जिस दिशा में पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की दिशा में है। तो जिस दिशा में पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में ये लूप अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि वो फ्लक्स को बढ़ा सके, बढ़ा के दोबारा क्या कर सके, कॉन्स्टेंट कर सके। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ चाहिए। हम लोगों ने इसके पहले बात किया हुआ है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम, उसमें जो ये थंब होता है इसकी दिशा उधर ही होनी चाहिए जिस दिशा में हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अंदर की तरफ, तो जो थंब होगा वो अंदर की तरफ रहेगा। और उसके बाद जो चारों फिंगर्स होते हैं उनको हम लोग घुमाते हैं। जब आप चारों फिंगर्स को मोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो चारों फिंगर्स जिस दिशा में मुड़ते हैं वही होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, उस करंट की दिशा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि करंट ऐसा जा रहा है, मतलब करंट इस तरह से फ्लो होगा, ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ बना भी है, तो ये करंट। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये पहले पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी किसी भी लूप में करंट बहता है, इसको बोलते हैं प्रेरित धारा I। तो जब कभी भी कोई भी करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने से पहले, मतलब करंट के उत्पन्न होने से पहले जो उत्पन्न होता है वो होता है EMF, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो अगर यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ है इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस भुजा में एक EMF बना होगा जिसके लिए ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। यही जो EMF है इसको हम लोग बोलते हैं गतिज विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF। अब ये जो मोशनल EMF है इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वही हम लोग को यहाँ पर पता करना है। तो देखिए हम लोग को पता है कि फ्रॉम द फैराडेज लॉ E बराबर -d∅/dt। यहाँ जो EMF
प्रेरित हुआ है, इंड्यूस हुआ है, उसी का हम लोग यहाँ पर मान पता कर रहे हैं। तो इसको लिखा जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ, इसको लिखेंगे बी एल एक्स, तो हो जाएगा माइनस बी एल डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। जो ये डी एक्स बाई डी टी है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, और डी एक्स बाई डी टी अगर जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे समय, ये एक तरह का वेग होता है, इसको हम लोग लिखा माइनस वी। तो अगर इसका मान माइनस वी के बराबर है, वी क्या हो गया, गति हो गया, तो माइनस वी और ये माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो प्रेरित ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो मिलेगा बी वी एल। तो यहाँ बी और एल पहले से है और वी यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की मान से आ गया, तो वी वी एल। इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी ये भुजा, जैसे यहाँ पे भुजा पी क्यू, जब कभी भी कोई एक धातु है, अगर वो कोई एक चालक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान है, तो वो एक तरह से बैटरी की तरह काम करेगा, और उस बैटरी में एक सिरा हो जाएगा माइनस, एक सिरा हो जाएगा प्लस। तो एक सिरा माइनस, एक सिरा प्लस हो गया, मतलब वहाँ पर विभवांतर बना। उसी विभवांतर के लिए जो ईएमएफ होगा, उस ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, वी बी एल। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का जो यहाँ पर ईएमएफ निकाला गया है, इस ईएमएफ को निकालने का एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जिसे मान लीजिए कि जो यहाँ पर छड़ है, जो यहाँ पर भुजा है पी क्यू, वो भुजा मैंने यहाँ पर बनाया, ध्यान रखिएगा सिर्फ समझने के हिसाब से। ये भुजा हो गया पी क्यू, इसका लंबाई कितना है, एल है। अब इस भुजा पी क्यू के अंदर ढेर सारे आवेश होंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है क्यू, क्योंकि हमें पता है कि इस भुजा का जो गति है वो वी है। अगर ये भुजा, ये जो चालक है, अगर वी वेग से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर आवेश होगा, उस आवेश का वेग भी कितना होगा, वी होगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक आवेश है, जो आवेश वी वेग से इस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, गतिमान है। और जब कभी भी कोई आवेश कुछ वेग से किसी मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान होता है, तो वो आवेश पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, और उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब कोई एक आवेश हो, उसके पास कुछ वेग हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। और यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी होता है कि जो वेग होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, जो वेग है वो इस तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेग इस तरफ है। देखिए दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब दोनों लंबवत रहेंगे तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा आता है। थीटा का मान यहाँ पर 90 है, तो साइन 90 कितना 1 हो गया, तो क्यू वी बी। अब जो ये बल है, चुंबकीय बल, ये बल जब इस आवेश पे लगेगा, तो देखिए जब भी हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं बल की दिशा पता करने के लिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, बल के लिए भी यूज़ करते हैं। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो जो ये होता है पाम, हथेली जिसको हम बोल सकते हैं, ये कभी भी उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये जो हथेली है वो अंदर की तरफ होगा। क्रॉस मतलब अंदर होता है। अगर बाहर, तो इसको हम लोग बाहर रखते हैं, तो क्योंकि अंदर, तो इसको अंदर रखेंगे। ये जो चारों फिंगर्स हैं, चारों जो उंगलियां हैं, वो वेलोसिटी यानी गति की दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि वेग इधर पर है, तो जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में चारों उंगलियां रहेंगी। तो ये जो पंजा है पाम, ये पाम अंदर की तरफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और जो चारों उंगलियां हैं इस तरह से जिस दिशा में वेग है। तो देखिए थंब कहाँ दिख रहा है, नीचे। थंब नीचे दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश है इस पर बल कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो धनात्मक आवेश पे बल लगेगा नीचे, अगर कोई ऋणात्मक आवेश होता है तो उस पर बल कहाँ लगता है, ऊपर। तो इस बल की वजह से जो आवेश है वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। यानी ये जो यहाँ पर छड़, ये जो भुजा पी क्यू है, इसमें जितने भी धनात्मक आवेश हैं सभी नीचे आना शुरू करेंगे, और जो ऋणात्मक आवेश हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ढेर सारा धनात्मक आवेश आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइयर पोटेंशियल, और यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश जो बन जाता है लोअर पोटेंशियल। मतलब जो ये चालक पी क्यू है, इसका एक भुजा बन जाता है ऋणात्मक, एक भुजा बन जाता है धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक हो गया और ये धनात्मक हो गया, तो इसके बीच में बनता है ये ऋणात्मक विभव, धनात्मक विभव, तो इनके बीच का क्या हो जाता है, विभवांतर। तो उसी विभवांतर के लिए जो ईएमएफ है कितना बनता है, ई। तो अब यहाँ पर ये आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में जो भी कार्य बल के द्वारा किया गया, उस कार्य को लिखते हैं W बराबर। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो लिखा गया F इंटू एल। तो वर्क हो जाएगा यहाँ से QVB इंटू एल, तो वर्क डिवाइड बाय Q। कार्य बटे चार्ज
बराबर VBL। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात अपने को पता रहता है कि जब भी हम लोग बोलते हैं कार्य बटे आवेश, तो वो जो होता है वो किसके बराबर होता है, EMF, विभवांतर के। तो यहाँ से भी देखिए हम लोग कार्य की सहायता से दोबारा वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं VBL। तो ये वो अमाउंट ऑफ प्रेरित वाहक बल होता है जब कोई एक रॉड, कोई एक भुजा कुछ वेग से गतिमान होता है। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गतिज विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर एक और बात होता है, बात वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो ये भुजा है ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, मतलब ये हुआ कि इसका वेग कितना है, 0। अगर इस भुजा का वेग 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर आवेश है उस आवेश पर कोई भी वेग नहीं लग रहा होगा, यानी उस आवेश के पास भी कोई वेग नहीं होगा। अगर आवेश के पास कोई वेग नहीं होगा, इसका मतलब कि जो बल होगा बल कितना होगा, 0। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक दूसरा केस अज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो ये भुजा है वो रेस्ट पर है। अगर भुजा रेस्ट पर है मतलब उसका वेग 0 होगा। अगर भुजा का वेग 0 है मतलब उसके अंदर जो आवेश है वो भी रेस्ट पर होगा, उसका वेग कितना होगा, 0। अगर उसका वेग 0 होगा तो यानी उस आवेश पर ये बल नहीं लगेगा। लेकिन ये देखा जाता है कि भले ही भुजा रेस्ट पर है, भले ही PQ रेस्ट पर है, लेकिन अगर हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, जो ये भुजा PQ है उसका एक सिरा हो जाता है ऋणात्मक और एक हो जाता है धनात्मक। अगर ये भुजा धनात्मक हो गया, ये सिरा धनात्मक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आवेश यहाँ सोते हुए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यहाँ पर कोई वेग था नहीं तो इस आवेश पर बल कहाँ से लगा, जिसकी वजह से आवेश यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गया। तो उसका आंसर ये होता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से वहाँ पर एक नया फील्ड प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर ये बात समझा गया, ये बात बोला गया कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव किया जाता है तो वहाँ पर एक नया क्षेत्र प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, और कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से जो आवेश होता है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हो गया गतिज विद्युत वाहक बल। अब इसी में हम लोग बात करेंगे ऊर्जा दृष्टि। एक हम लोग टर्म देखेंगे कि जब कभी भी हम इस रॉड को यहाँ से गतिमान करते हैं, यानी इसके ऊपर जब हम लोग बल लगाते हैं, तो जो हमें शक्ति चाहिए, जो हमें पावर चाहिए, इसको यहाँ से खिसकाने में वो पावर कितना होता है और वो पावर जो है वो कहाँ चले जाता है, मतलब कि किस तरह से यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी मैकेनिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, नुकसान होता है, किसके फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में। तो सबसे पहले जैसे अगर आप इस रॉड को यहाँ से खिसका रहे हैं, तो जब आप इस रॉड को यहाँ से खिसकाओगे, इसको गतिमान करोगे, कुछ गति प्रोवाइड करोगे, यानी आप यहाँ पर जो ऊर्जा दे रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि जब ये रॉड यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी आपने एनर्जी दिया वो एनर्जी किस में परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत एनर्जी में। और विद्युत एनर्जी किस में परिवर्तित हो जाता है, उष्मीय एनर्जी में, यानी हीट एनर्जी में। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में क्षय होता है वही हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये रॉड PQ है, इस रॉड का रेजिस्टेंस R है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो R हो गया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। जो बाकी रॉड है, जो बाकी भुजा है, जैसे QR हो गया, RS हो गया या SP हो गया, इन भुजा का रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं 0 है। सिर्फ हम लोग इस रॉड है, जो रॉड PQ है, जो भुजा PQ है, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, R। अगर इसका रेजिस्टेंस R हो गया, इसका EMF E है जो हमने इसके पहले देखा, तो इसमें जो करंट I बह रहा है, जो होता है प्रेरित धारा, वो करंट I हो जाएगा। ओम्स लॉ से V = IR होता है, तो I होता है V/R, मतलब विभवांतर बटे रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो करंट हो गया, प्रेरित धारा, वो हो गया E/R। अब हम लोग को पता है कि जो EMF होता है वो होता है VBL/R। अब देखिए, क्योंकि जो रॉड है, इस रॉड में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और जब कभी भी किसी रॉड पर
जैसे कोई एक छड़ है, इस छड़ में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ करंट बह रहा है और वो छड़ मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस छड़ पर कुछ बल लगता है और वो जो बल होता है उस बल का फॉर्मूला होता है I/L×B। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर भुजा PQ है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, उस भुजा पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल लग रहा होगा और चुंबकीय बल कितना होता है I/L/B। हम लोग इसी में पुट करेंगे तो I देखो यहाँ से लिख सकते हैं VBL, तो जो I है वो यहाँ से लिखा VBL/R गुणे L/B, क्योंकि यहाँ पर जो L है वो वेक्टर है सदिश राशि से, तो उसका जो दिशा होगा वो नीचे की तरफ होगा। जिस दिशा में करंट बहता है वही दिशा होता है L का, तो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब जो L है वो नीचे होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये नीचे है, तो एक नीचे है दूसरा अंदर है, तो दोनों कैसे हो गए, लंबवत हो गए। तो एंगल कितना बन रहा होगा 90, क्योंकि यहाँ पर भी आता है I/L/B sin थीटा, तो अगर थीटा 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बल रह जाएगा I/L/B। तो I ये हो गया, L ये हो गया, B ये हो गया। तो जो बल लगेगा उसको लिखा गया, देखिए VB²L²/R। अब इस भुजा को, जो भुजा PQ है, इसको गति देने के लिए हम जो भी पावर लगाते हैं, जो भी हम लोग शक्ति लगाते हैं, वो पावर हो जाता है पावर P = F×V। वो शक्ति है जो पावर हमें लगाना पड़ता है ताकि हम इसको गतिमान कर सके, तो वो हो गया पावर = F×V। इसको जो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स यहाँ से रखेंगे तो VB²L²/R गुणे V, तो आपको पावर मिल जाएगा यहाँ से V²B²L²/R। और यही पावर जो होता है वो जाता है जूल हीटिंग में, क्योंकि जब आप कुछ इस पे यांत्रिक कार्य, कुछ मैकेनिकल एनर्जी करोगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो बदलता है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, मतलब विद्युतीय ऊर्जा में, और जो विद्युतीय ऊर्जा होता है वो जाता है, उसका क्षय किस में होता है, हीट के फॉर्म में होता है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में क्षय होता है वो लगभग इतना होता है V²B²L²/R। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने भी बात किया था इसके पहले कि यहाँ पर जो चार्ज, जो आवेश होता है, वो आवेश जो होता है वो बहता है। आवेश के बढ़ने की वजह से क्या मिलता है, करंट। एक आवेश यहाँ जाता है, एक आवेश यहाँ जाता है, तो आवेश की बहने की वजह से करंट मिलता है। अब अगर मुझे उसी आवेश को लिखना रहा तो देखिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं EMF E = d∅/dt। अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पर, तो जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, V = IR। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर IR = यहाँ जो आप माइनस साइन लिख दो तो -d∅/dt। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ जो EMF है वो I/R है, तो यहाँ पर लिखा गया EMF E = -d∅/dt और I = -d∅/dt। ये जो E = IR, यहाँ पर हम लोग ने ओम्स लॉ अप्लाई किया हुआ है। जब इसको हम लोग सॉल्व करके चार्ज के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि देखिए जो करंट होता है वो होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, dq/dt। तो इसको जब आप लिखेंगे तो लिखा जाएगा dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समय के हिसाब से जो चार्ज फ्लो होता है, तो dq/dt × R। तो I की जगह पर इसको लिखा गया = -d∅/dt। अगर हम लोग इसको सिर्फ प्लस में लेते हैं तो यहाँ से जो dq आता है, ये वो चार्ज है जो चार्ज वहाँ पर फ्लो करता है, बहता है, वो आता है d∅/R। तो जो कुछ भी चार्ज यहाँ पर फ्लो हुआ रहेगा वो चार्ज ये हो गया dq = d∅/R। तो ऊर्जा के दृष्टि से ये एक तरीका होता है जहाँ बताया जाता है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो जहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो बदलता है इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल जो बदलता है वो बदलता है हीट के अंदर, वो इसके बराबर होता है।